हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो मॉर्निंग डोज टेस्ट सीरीज में आज देखेंगे सामान्य हिंदी टेस्ट पार्ट 170। और जो भी नए अभ्यर्थी चैनल से जुड़े हैं उन सभी लोगों को बता दूं, हमारी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में आपको उत्तराखंड जीके टेस्ट, सामान्य हिंदी टेस्ट और सामान्य अध्ययन टेस्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसको आप फॉलो करें, क्योंकि इन सभी टेस्टों में यूके ट्रिपल एससी का जो लेटेस्ट ट्रेंड है, पैटर्न है, उसके आधार पर प्रश्न आपको कराए जाते हैं। आज का जो ये पेपर होगा इसमें भी आप देखेंगे प्रश्न जैसा आयोग आज की डेट में बना रहा है, तो ऐसे ही प्रश्न फ्रेम किए जाते हैं इन सभी टेस्टों में। इसलिए इस टेस्ट सीरीज वाली प्लेलिस्ट को आप फॉलो करिएगा और ये 100% बेनिफिशियल है आपके सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो चलिए आज इसी क्रम में देखेंगे सामान्य हिंदी टेस्ट पार्ट 170। उसके अलावा देखिए एप्लीकेशन स्टोर पे हैप्पी दिवाली ऑफर चल रहा है और जिसमें आपको सभी कोर्सेज पे 25% का ऑफ है। और इस ऑफर की जो वैलिडिटी है वो है 13 अक्टूबर से लेकर आपका 25 अक्टूबर तक। तो इस बीच आपको जो भी कोर्स चाहिए आप लोग इनरोल कर लीजिएगा और इस दिवाली ऑफर का लाभ उठाइएगा। बाकी जो आपका री एग्जाम होना है ग्रेजुएट लेवल एग्जाम का, उसके लिए टेस्ट सीरीज जल्दी ही लॉन्च की जाएगी और बहुत बेहतरीन आयोग के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित ये टेस्ट सीरीज होगी। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज के टेस्ट की। पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो आपको बताना है निम्न कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन करना है आपको, ठीक है। तो सही विकल्प बताना है आपको दिए गए स्टेटमेंट के आधार पे। पहला कथन है जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न नहीं होता घोष कहलाते हैं। और दूसरा कथन है जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले अल्प प्राण कहलाते हैं। तो बताइए इनमें कौन सा आपका सही है, सही विकल्प का चयन करना है यानी कि करेक्ट स्टेटमेंट। तो दोनों ही ऑप्शन में अगर हम देखते हैं जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न नहीं होता उनको घोष कहते हैं, तो ये बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। जिन भी ध्वनियों के, कोई भी ध्वनि हम उच्चारित जब करते हैं तो गले में अगर वाइब्रेशन नहीं होती तो ऐसी ध्वनियों को कहा जाता है अघोष, ठीक है। क्या कहा जाता है? अघोष। और दूसरा हमारा स्टेटमेंट है जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से ज्यादा हवा निकलती है उनको अल्प प्राण नहीं कहा जाता, उनको कहा जाता है महाप्राण, ठीक है। यानी कि दिए गए दोनों ही कथन इसमें क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। दोनों ही, एक और दो, दोनों ही इसमें गलत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला देखिए निम्न पर्यायवाची युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पर्यायवाची युग्म आपको दिए गए हैं, बताना है आपका कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो अगर ध्यान से देखें, देखिए असुर का जो पर्यायवाची होता है सुर असुर, ठीक है। यहां पर देखिए सुर असुर, यहां पर बिल्कुल ये सही है। अक्षर का वर्ण होता है, ये भी बिल्कुल सही है। आज्ञा का आपका क्या होता है? निर्देश होता है, ये भी बिल्कुल आपका सही है। आंख का मोचन, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आंख का मोचन नहीं होता, आंख का पर्यायवाची होता है लोचन, ना कि मोचन, ठीक है। लोचन होता है, चक्षु होता है, ये सभी आंख के पर्यायवाची हैं। नयन हो गया, ठीक है। तो डी इसमें सही सुमेलित नहीं है, डी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। कुल और कूल श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों का सही अर्थ क्या हो जाएगा? देखिए श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का मतलब ये होता है कि ऐसे शब्द जिनका उच्चारण जब हम करते हैं तो वो लगते तो सेम है लेकिन उनका अर्थ कुछ अलग ही निकलता है। तो कुल और कूल में आप देख रहे हैं केवल मात्रा भर का अंतर है, ठीक है। तो इन श्रुति जो हमारा सम भिन्नार्थक शब्द है कुल और कूल, इसका सही अर्थ हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। कुल का मतलब होता है वंश। देखिए कुल में कौ में जब छोटी ऊ की मात्रा लगती है कुल, तो इसका मतलब होता है वंश, ठीक है, वंश। और अगर कूल की मैं बात करूं, देखिए कूल का मतलब होता है किनारा। तो इस हिसाब से सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, वंश और किनारा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखिए निम्न में से तत्सम तद्भव का गलत युग्म पहचानना आपने। तो एक तरफ तत्सम शब्द दिए गए हैं, दूसरी तरफ उसका तद्भव दिया गया है और एक इसमें गलत सुमेलित है। तो जो गलत है उसको आपको बताना है। तो ध्यान से अगर देखते हैं, आत्मन जो होता है, आत्मन का तद्भव होता है अपना, ये बिल्कुल सही है। अंगुष्ठ का तद्भव होता है अंगूठा, बिल्कुल सही है। बिंदु का तद्भव होता है बूंद, बिल्कुल सही है। मत्रिका का तद्भव होता है मक्खी, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। मत्रिका जो है भैया आपका, ये मत्रिका नहीं होगा। मक्खी का जो तत्सम होता है वो होता है मक्षिका, ठीक है। क्या होता है? मक्षिका। तो मत्रिका नहीं होगा, ये मक्षिका होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। तो डी आंसर इसमें जो है आपका ये गलत युग्म है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे।
निम्न में से कृत प्रत्यय क्रिया के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय का एक भेद नहीं है। तो देखिए कृत प्रत्यय मैंने आपको कई बार पढ़ाया है, सामान्य हिंदी रिवीजन क्लासेस में भी मैंने आपको प्रत्यय पढ़ाया था और आपको उपसर्ग भी पढ़ाया था। ठीक है, अब आपको ये बताना जो कृत प्रत्यय है इसका एक भेद नहीं है, कौन सा नहीं होता। तो कृत प्रत्यय में आप देखते हैं कर्मवाचक कृत प्रत्यय होता है, क्रियावाचक कृत प्रत्यय भी होता है, भाववाचक कृत प्रत्यय भी होता है। ऑप्शन ए जो इसमें दिया गया है समूहवाचक कृत प्रत्यय ये नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक तरफ आपको संधि दी गई है और दूसरी तरफ आपको संधि मतलब संधि विच्छेद दिया गया, दूसरी तरफ संधि दी गई है। तो कौन सा यहाँ पर संधि संयोजन सही नहीं है, ठीक है, ये बताना है आपने, गलत जो सुमेलित है। तो निह धन रस नीरस बिल्कुल सही है। ठीक है, कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला देखिए महाधन उर्मी महोर्मी बिल्कुल सही है। सदा धन एव सदैव बिल्कुल सही है। सुधन वच्छ स्वच्छ ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये जो ऑप्शन डी है इसमें ये गलत सुमेलित है। स्वच्छ का अगर मैं संधि विच्छेद की बात करूं, देखिए स्वच्छ, स्वच्छ का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है सुधन अच्छ, सुधन अच्छ होता है। ठीक है, और इसमें होती है आपकी कौन सी, यंग संधि। तो डी आंसर सही नहीं है इसमें। आगे बढ़ेंगे, निम्न पुल्लिंग और स्त्रीलिंग युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ पुल्लिंग दिया गया है, एक तरफ उन शब्दों का स्त्रीलिंग दिया गया है, कौन सा इसमें फिर से आपका जो गलत है वो आपको बताना है। ठीक है, तो पहला देखिए विदुर, विदुर का जो आपका स्त्रीलिंग होता है विधवा होता है, बिल्कुल सही है। पंडित का स्त्रीलिंग पंडिताइन होता है, बिल्कुल सही है। विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होता है, बिल्कुल सही है। बाघ का जो हमारा स्त्रीलिंग होता है बघिनी नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये गलत है, डी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बाघ का जो हमारा बाघ पुल्लिंग है और बाघ का स्त्रीलिंग होता है हमारा बाघिन। ठीक है, बाघ का स्त्रीलिंग क्या होता है, बाघिन। तो ये आप करेक्ट कर लें। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखिए अलंकार से क्वेश्चन पूछा गया है, मुख सोहत है शशि सो और सोहत है शशि तो मुख जैसो। उपरोक्त पंक्तियों में प्रतीप एवं उपमा अलंकार दोनों ही शामिल है। तो यहां पर किस अलंकार का प्रयोग हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। अलंकार देखिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है सभी अभ्यर्थियों के लिए। तो जहां पर देखिए प्रतीप एवं उपमा अलंकार दोनों ही शामिल होते हैं वहां पर हो जाता है आपका उपमेय योपमा अलंकार, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा उपमेय योपमा अलंकार। ठीक है, इस अलंकार में क्या होता है, उपमेय और उपमान दोनों को एक दूसरे के साथ तुलना करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण एक विशेष प्रकार का सौंदर्य और प्रभाव उत्पन्न देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए निम्न में से सुमेलित नहीं है। एक तरफ हमारी कवियों की रचनाओं की पंक्तियां दी गई हैं, दूसरी तरफ उनके राइटर दिए गए हैं, कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर, अगर आपने ये कविता पढ़ी तो बहुत ही मार्मिक कविता है। तो वह तोड़ती पत्थर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है, बिल्कुल सही है। भारत माता ग्राम वासनी माखनलाल चतुर्वेदी, बिल्कुल गलत हो जाएगा ये। बीती विभावरी जागरी जयशंकर प्रसाद की रचना है, बिल्कुल सही है। जब मैं था तब हरि नहीं अब हरि है मैं नाही, यानी कि ये कबीरदास की रचना है, बिल्कुल सही है। ठीक है, जब अहंकार था तो तब हरि नहीं था, यानी कि भगवान नहीं था या गुरु नहीं था। अब हमारे अंदर क्या है, अहंकार, जब हरि है मैं नाही, यानी कि जब मैंने अपने आप को गुरु में समाहित कर लिया या भगवान में समाहित कर लिया तो अहंकार समाप्त हो चुका है। कबीरदास की ये रचना बहुत ही खास है। तो यहाँ पर ए सी डी बिल्कुल सही है, बी इसमें गलत सुमेलित है। ठीक है, भारत माता ग्राम वासनी जो रचना है ये हमारे उत्तराखंड के जो कवि हैं गुसाई पंत जी की रचना है। ठीक है, गुसाई पंत। अब गुसाई पंत से आप समझ ही गए होंगे किसका वास्तविक नाम था गुसाई पंत, सुमित्रा नंदन पंत जी का, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, तो इनकी रचना है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। जयशंकर प्रसाद की अंतिम छायावादी काव्य रचना मानी जाती है जो 1936 में प्रकाशित हुई थी। तो बताइए प्रसाद जी की जो अंतिम छायावादी रचना थी कौन सी थी, और ये प्रकाशित हुई थी 1936 में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत पॉपुलर ये जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, और आंसर है इसका ऑप्शन है कामायनी। ठीक है, कामायनी जो है एक महाकाव्य है, बहुत ही पॉपुलर महाकाव्य है। ठीक है, और इसको प्रकाशित किया गया था 1936 में। ठीक है,
अगर मैं बात करूं आधुनिक छायावाद का, तो आधुनिक छायावाद युग का सबसे सर्वोत्तम और प्रतिनिधि हिंदी महाकाव्य माना जाता है कामायनी। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? फिर से आपको बताना है, जो गलत है वो बताना है, गलत कथन कौन सा होगा। तो बताइए, पहली स्टेटमेंट है सुमित्रा नंदन पंत की पल्लव रचना को हिंदी की रोमांटिक कविता का घोषणा पत्र यानी कि मैनिफेस्टो कहा जाता है। तो पंत जी की जो पल्लव है इसको मैनिफेस्टो कहा जाता है आपका कब, किसका? आपका छायावाद का, ठीक है, या हिंदी की रोमांटिक कविता का। पहला ऑप्शन तो इसमें बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरी स्टेटमेंट है पंत जी को 1968 में चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। सेकंड वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, पंत जी को 1968 में चिदंबरा के लिए हिंदी का जो सर्वोच्च साहित्य सम्मान माना जाता है ज्ञानपीठ या ज्ञानपीठ ये दिया गया था। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 को अल्मोड़ा के खूंट गांव में हुआ था। तो सी वाला ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। लोकायतन सुमित्रा नंदन पंत जी की एक प्रसिद्ध महाकाव्य रचना है जो 1964 में प्रकाशित हुआ। तो डी भी इसमें सही है बिल्कुल। पंत जी का जन्म हुआ था 20 मई 1900 को अल्मोड़ा के खूंट गांव में। इनका जन्म नहीं हुआ था बल्कि इनका जन्म हुआ था कौसानी में, ठीक है। और 1900 की अगर बात हो रही तो 1900 में देखिए आपका 1900 में जो हमारा कौसानी था वो अल्मोड़ा में था। अगर वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में कौसानी है बागेश्वर जनपद में। वर्तमान में कौसानी बागेश्वर में आता है ना, जब बागेश्वर पृथक जनपद बन गया। तो यहाँ पर खूंट गांव जो है, खूंट गांव में गोविंद वल्लभ पंत जी का जन्म हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और हमारा पंत जी का जन्म कौसानी में ही हुआ और कौसानी में ही आपका इनके नाम पर एक म्यूजियम भी स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपको बताना है स्थानीय भाषा के शब्द यहाँ पर पूछे गए हैं और बताना है आपको इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि एक इसमें गलत है, वो आपको बताना है कौन सा गलत है। तो पहला इसमें ऑप्शन है पशु को बांधने की रस्सी। तो देखिए पशु को बांधने की रस्सी को स्थानीय भाषा में गलियों कहा जाता है, बिल्कुल सही है। चीड़ की छिली हुई लकड़ी, देखिए चीड़ की जो लकड़ी होती है ना छिली हुई, तो ये लकड़ी जो होती है इसमें रेजिन होता है, यानी कि चीड़ में जो लीसा होता है, तो चीड़ की लकड़ी में लीसा होने की वजह से ये लकड़ी अत्यधिक ज्वलनशील होती है। प्राचीन समय में उत्तराखंड के पर्वतीय अंचलों में चीड़ की इस छिली लकड़ी से ही आग जलाने में प्रयोग किया जाता था। जैसे बाद में तो फिर हमारा केरोसिन आ गया, यानी कि मिट्टी का तेल आ गया और अन्य चीजें आ गई, लेकिन पहले चीड़ की लकड़ी से ही हमारा काम चलता था और इसको छिलूप कहा जाता था, बिल्कुल सही है। अविवाहित की संतान, यानी कि पर्वतीय अंचलों में कोई भी अविवाहित स्त्री है और उसकी अगर संतान हो जाती है, मान लीजिए कोई अविवाहित स्त्री है और कुछ ऐसी घटना हो गई जिसके कारण बिना शादी के ही उसका कोई पुत्र या पुत्री हो गई, तो ऐसी संतानों को ढांट संतान कहा जाता था, ये बिल्कुल सही है। मकान के कमरे में जो भूतल का कमरा होता है, यानी कि पर्वतीय क्षेत्र के जो मकान होते हैं उसमें जो भूतल यानी कि ग्राउंड लेवल का जो कमरा होता है उसको घटों कहा जाता है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। मकान में जो भूतल यानी कि जहां पर आदमी रहते हैं उसके नीचे का जो कमरा होता है पर्वतीय अंचलों में उसको गोठ कहा जाता है, गोठ। और मुख्यतः ये जो गोठ होता है ये हमारा पशुओं को बांधने का स्थान होता है, पशुओं के बांधने का स्थान। तो आपने देखा होगा पर्वतीय अंचलों में जो भी पटाल वाले घर होते हैं ना, पटाल वाले घर में जो हमारा फर्स्ट फ्लोर होता है उसमें तो आदमी लोग रहते हैं, जो भी परिवार होता है वो रहता है, और फर्स्ट फ्लोर के नीचे जो ग्राउंड फ्लोर होता है गोठ होता है, गोठ में जितने भी हमारे मवेशी होते हैं कि गाय भैंस बैल बकरी वगैरह उनको बांधा जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन करना है आपने, ठीक है। बताइए पहला स्टेटमेंट है इसमें बुक्साड़ी भाषा पश्चिमी हिंदी की ब्रज भाषा और बुंदेली भाषा के समीप नजर आती है। तो जो हमारा बोक्सा बहुल क्षेत्र है, बोक्सा बहुल क्षेत्र की जो बुक्साड़ी भाषा है वो हिंदी की जो ब्रज भाषा और बुंदेली जो भाषा है उसके समीप नजर आती है, ठीक है। तो पहला जो स्टेटमेंट है इसमें बिल्कुल राइट है। अगला स्टेटमेंट है बुक्साड़ी भाषा में अपर्याप्त मात्रा में लिखित साहित्य प्राप्त होता है। देखिए जो बोक्सा जनजाति है, जनजाति का जो हमारा लिखित साहित्य है वो बहुत अल्प मात्रा में या ना के बराबर मिलता है, यानी कि न्यून मात्रा में मिलता है। तो दूसरा वाला कथन भी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, यानी कि एक और दो दोनों ही इसमें सही है। देखिए उत्तराखंड की मैं बात करूं, उत्तराखंड में केवल कुमाऊनी और गढ़वाली साहित्य की विशेष प्रमाण प्राप्त होते हैं, उसके अलावा जितने भी जनजातीय भाषाएं हैं या अन्य जो भी लोकल लैंग्वेजेस हैं उनमें कोई भी ज्यादा हमको लिखित साहित्य प्राप्त नहीं होते, ये हमेशा ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। बाकी हाल में ही आपका देखिए जब ग्रेजुएट लेवल आपका एग्जाम हुआ था
उसमें एक क्वेश्चन बना था, जॉर्ज जो गियर्सन है, ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने पहाड़ी को कितने भागों में विभाजित किया है? तो जॉर्ज गियर्सन ने पहाड़ी को 3 भागों में विभाजित किया है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, 3 भागों में। पहला है देखिए पूर्वी पहाड़ी, दूसरा है आपका मध्य पहाड़ी और तीसरा है आपका पश्चिमी पहाड़ी। ये आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। पूर्वी पहाड़ी में आपका आ जाता है नेपाली बोली, अस्कोटी बोली, सिराली बोली। मध्य पहाड़ी में आपका आ जाता है कुमाऊनी और गढ़वाली बोली। और पश्चिमी आपका पहाड़ी में आ जाता है जौनसारी, जो कि जौनसार क्षेत्रों में बोली जाती है, हिमांचली, सिरमौरी आदि, ठीक है। ये सभी पश्चिमी पहाड़ी की बोलियां हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, जॉर्ज गियर्सन ने 3 भागों में विभाजित किया है, ठीक है, पर्वतीय बोलियों को। अगला देखिए, निम्नलिखित विलोम युग्म में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फिर से आपको बताना, जो गलत है वो बताना है आपको युग्म में, विलोम युग्म में। तो पहला ही जो आपका विलोम युग्म है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। आलोक का जो विलोम होता है परलोक नहीं होता। उत्थान का विलोम होता है पतन। उत्थान का मतलब होता है ऊपर उठना, पतन का मतलब समाप्त होना। अतल का विलोम होता है वितल। तृष्णा का विलोम होता है वितृष्णा, ठीक है। आलोक का मतलब होता है उजाला, उजाला। अब उजाला का विलोम क्या हो जाएगा? अंधेरा, ठीक है। और अंधेरे का अन्य पर्याय क्या है? तिमिर। तो आलोक का विलोम हो जाता है तिमिर। तिमिर मतलब अंधेरा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। एक पेड़ की याद रचना के लिए शेखर जोशी को निम्न में से कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ था? ठीक है, तो बताइए, एक पेड़ की याद जो हमारा रचना है शेखर जोशी जी की, इसके लिए इनको कौन सा सम्मान निम्न में से दिया गया था? तो शेखर जोशी जी को एक पेड़ की याद के लिए आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी सम्मान दिया गया था, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी सम्मान। और ये इनको दिया गया था 1987 में, 1987 में, ठीक है। और किसके द्वारा दिया गया? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। व्याकरण की दृष्टि से योग्यता शब्द कैसा शब्द है? तो योग्यता जो शब्द है आपको बताना है, व्याकरण की दृष्टि से इसको हम संज्ञा के किस भेद में रखेंगे। तो योग्यता क्या है? किसी भी, देखिए, गुण, दोष, धर्म आदि को दर्शाने वाली जो संज्ञा होती है वो कहलाती है भाववाचक। अब योग्यता क्या है? किसी भी व्यक्ति के गुण को दर्शाती है, ठीक है, उसकी मेरिट जो होती है उसको दर्शाती है। तो जो हमारा योग्यता शब्द हो जाएगा वो जाएगा भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है? तो देखिए, शुद्ध और अशुद्ध वाक्य से भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो आपको बताना है दिए गए विकल्पों में कौन सा वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। पहला है इसमें, देखिए, सप्रमाण अपना पक्ष प्रस्तुत कीजिए। पहला जो वाक्य है बिल्कुल शुद्ध है ये, ठीक है, यानी कि प्रमाण के साथ अपना पक्ष प्रस्तुत कीजिए। दूसरा है, मैंने उसका हस्ताक्षर पहचान लिया है, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा इसमें। वह अत्यंत दुखी है, बिल्कुल सही है। आपकी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, ये भी बिल्कुल सही है। अब देखिए, ऑप्शन बी जो है ये अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। इसमें होना चाहिए था आपका, मैंने उसका हस्ताक्षर पहचान लिया है। इसकी जगह होना चाहिए था, मैंने उसके, ठीक है, मैंने उसके हस्ताक्षर, मैंने उसके हस्ताक्षर पहचान लिए हैं, पहचान लिए हैं, ठीक है। हस्ताक्षर जो होता है बहुवचन होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हस्ताक्षर जो शब्द है बहुवचन है। तो यहां पर देखिए आपका एक वचन में वाक्य बना है, तो इसकी वजह से वाक्य गलत हो जाएगा। मैंने उसके हस्ताक्षर पहचान लिए। चलिए अगली लोकोक्ति वाला क्वेश्चन है, तबेली की बला बंदर के सिर। लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तबेली की जो बला है वो बंदर के सिर डाल देना है। यानी कि तबेला क्या होता है? जहां पर देखिए घोड़े वगैरह या अन्य जानवरों को बांधा जाता है उसको तबेला कहा जाता है। तबेले में कोई भी घटना हुई, उसकी बला जो है यानी कि उसका दोष बंदर के सिर डाल दिया। कहने का मतलब ये हुआ कि दोष किसी का और दंड किसी और को मिल रहा है, ठीक है। यानी कि मतलब गलत काम किसी और ने किया और सजा किसी और को मिल रही है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्र लेखन से क्वेश्चन आपका पूछा गया है, निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन आपको बताना है। पहली स्टेटमेंट इसमें बोलती है आपकी, सरकारी आदेश में अधोलेख का प्रयोग नहीं किया जाता। तो जो सरकारी आदेश आता है यानी गवर्नमेंट ऑर्डर, जिसको हम जियो बोलते हैं, जियो गवर्नमेंट ऑर्डर, ठीक है, तो जियो में अधोलेख का प्रयोग नहीं किया जाता। सही है या गलत है? तो ये बिल्कुल सही है।
सरकारी आदेश में किसी भी प्रकार का अधोलेख का प्रयोग नहीं होता। दूसरी स्टेटमेंट है सरकारी आदेश के आरंभ में कोई भी संबोधन नहीं होता। देखिए जब भी कोई गवर्नमेंट ऑर्डर आएगा, जियो आएगा, तो उसमें किसी भी प्रकार का संबोधन नहीं होता है। यानी कि दूसरा वाला स्टेटमेंट भी क्या है इसमें आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मतलब सही कथन का पूछ रहा है, यानी कि गलत नहीं होगा, सही होगा ये। तो एक और दो दोनों सही है इसमें, क्योंकि सही कथन पूछ रहा है। सरकारी आदेश में ना तो अधोलेख का प्रयोग होता है और सरकारी आदेश में ना कोई संबोधन का प्रयोग होता है, यानी कि दोनों ही कथन इसमें सही कथन है। ठीक है, सरकारी आदेश जो होते हैं बिल्कुल फॉर्मल होते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की औपचारिकता को नहीं किया जाता। यानी कि किसी भी प्रकार का उसमें, जैसे कि जो संबोधन हम व्यक्तिगत पत्रों में लगाते हैं या हमारे पर्सनल लेटर्स में लगाते हैं, उन संबोधनों की ना उसमें आवश्यकता होती है, ना ही अधोलेख की आवश्यकता होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अनुवाद शब्द मूलतः किस भाषा का शब्द है? तो अनुवाद जो शब्द है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ट्रांसलेशन, ठीक है, या आपका ट्रांसलेट कहा जाता है, तो जो हमारा अनुवाद शब्द है ये मूलतः किस भाषा से आया है? तो अनुवाद शब्द मूलतः है संस्कृत भाषा का शब्द। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, संस्कृत भाषा का शब्द। ओके, तो दोस्तों ये था सामान्य हिंदी टेस्ट पार्ट 170 और मैं आशा करता हूं आप अधिकांश प्रश्नों को हल कर पाए होंगे। और देखिए यूपी ट्रिपल एससी के लेटेस्ट पैटर्न पर जितनी भी टेस्ट सीरीज आपको यूट्यूब पर दी जाएंगी वो लेटेस्ट पैटर्न या लेटेस्ट ट्रेंड पर ही दी जाएंगी। जैसा आयोग को आज पेपर सेट कर रहा है तो उसी पर आधारित है। कई बार कुछ पेपरों में वन लाइनर एमसीक्यूज आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ट्रेंड चेंज हो गया। वन लाइनर एमसीक्यूज भी आपके जो बहुत गहराई वाले फैक्ट संबंधित प्रश्न है उन्हीं को इसमें इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो जो भी टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध कराई जाएगी यूट्यूब चैनल पे, वो उत्तराखंड जीके हो, सामान्य हिंदी हो या सामान्य अध्ययन हो, वो बहुत महत्वपूर्ण है आपके सभी अपकमिंग यूपी ट्रिपल एससी ग्रुप सी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, साथ ही जो उत्तराखंड का पोर्शन है और जो जीएस का पोर्शन है, उत्तराखंड जीके टेस्ट और सामान्य अध्ययन के जो टेस्ट है वो आपके यूकेपीएससी प्री एग्जाम्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो इनको आप जरूर फॉलो कीजिएगा। बाकी यहीं पे सेशन को समाप्त करेंगे दोस्तों। हमेशा की तरह बोलूंगा अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। मैं आपको जल्दी मिलूंगा। अभी देखिए मैं फिर आपको बोल रहा हूं दिवाली की वजह से 2-4 दिन का गैप रहेगा, लेकिन दिवाली के पश्चात आपका लगातार आपको क्लासेस मिलेंगी और ये सिलसिला लगातार चलेगा। साथ ही करंट अफेयर्स और अन्य महत्वपूर्ण टॉपिकों पे क्लासेस जो है आपको यूट्यूब पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो बने रहिए आपके अपने चैनल देवभूमि करियर पॉइंट के साथ। जल्दी मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।